वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो मैं आपको पहले बता दूं कि आज की जो ये मूवी है दो सेपरेट कहानियों को पैरेलल में लेके चलेगी, जो कि एक दूसरे से आखिर में जाके कनेक्ट होंगी। ठीक है, तो मतलब आप लोग कंफ्यूज मत होना। एक कहानी है सीरियल किलर की, जो कि बड़ी बेरहमी से लोगों को मारकर उनकी लाश पानी में फेंक रहा है और खुलेआम एक न्यूज चैनल पे वीडियो भेजकर पुलिस को चैलेंज कर रहा है कि अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। साथ ही एक दूसरी कहानी है अनाथ आश्रम की, जहाँ पर पहले तो सब कुछ बढ़िया होता है, मगर अचानक से इस आश्रम की हवा बदल जाती है। मासूम बच्चे जो भी होते हैं सभी के हाथों में गन आ जाती है और सभी लोगों को मारने लग जाते हैं। अब ये दोनों कहानियां कैसे कनेक्टेड हैं, ये सब देखकर आपको मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जिन्होंने मास्क पहना हुआ है, और ये दोनों असल में एक सीरियल किलर हैं, जिन्होंने एक वीडियो बनाया और उसमें दिखाया कि वो किसको मारने वाले हैं, और साथ ही पुलिस को चैलेंज दिया कि अगर हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ। ये वीडियो इस किलर ने एक रिपोर्टर को भेजा था। तो बस इस वीडियो की वजह से सभी रिपोर्टर्स और मीडिया वाले एक छोटे आइलैंड पे जमा हो जाते हैं। दरअसल किलर ने जिस आदमी को वीडियो में पकड़ा हुआ है उसकी लाश पानी में है। अब ये आइलैंड दूर है और यहाँ ज्यादा सुविधाएं नहीं है, तो पुलिस को लाश पानी से बाहर निकालने के लिए मित्रा नाम के गोताखोर की मदद लेनी पड़ती है। ये इलाका जनार्दन नाम के पुलिस वाले के स्टेशन के अंडर आता है दोस्तों। तो वो मित्रा को बुलाने के लिए कहता है ताकि लाश निकालने के बाद आगे की कार्रवाई हो सके। पुलिस से लगातार मीडिया क्वेश्चन कर रही होती है साथ में ही। इसके साथ ही कहानी वहाँ करीब एक पोर्ट की तरफ जाती है, जहाँ पर हम मित्रा को देखते हैं। मित्रा पुलिस के लिए लाश पानी में से निकालने के साथ कुछ गैर कानूनी काम भी करता है, जैसे कि उसका मेन काम यह है कि मित्रा शेठी अन्ना नाम के आदमी के लिए गन की स्मगलिंग करता है। वो गन्स को डिसमेंटल यानी उनके हर पार्ट को अलग अलग करके उसे मछलियों के अंदर सप्लाई करता है दोस्तों। तो इन सब चीजों से मित्रा का काम चल रहा है। इस बीच मित्रा को पता चलता है कि जनार्दन उसे बुला रहा है, क्योंकि मित्रा को किसी की बॉडी पानी से बाहर निकालनी थी। और दोस्तों पुलिस को मित्रा के बारे में सब पता है कि वो छोटे मोटे गैर कानूनी काम करता है। बाकी मित्रा उन तक उनका क्या कहते हैं उसे कट पहुंचाता रहता है, इसलिए पुलिस वालों को कोई परेशानी नहीं होती। तो अब इसके बाद सीन जाता है एक ऑफिसर रुद्रा की तरफ। रुद्रा ने अपनी नौकरी से रिजाइन दे दिया था जब उसने छोटी सी बेटी को कई साल पहले खोया, मतलब उसकी बच्ची मर चुकी है। बात करें रुद्रा की पत्नी रूपा की, तो वो अभी एसीपी है। रुद्रा आज भी अपनी बेटी के खोने की वजह से डिप्रेशन में है और वो दिन भर नशे में डूबा रहता है। रूपा अपने पति की इस हालत को देख दुखी तो रहती है, लेकिन वो अपने काम पे भी ज्यादा फोकस करती है। अब रूपा रुद्रा को एक वीडियो दिखाती है जो कि उन्हीं मास्क वाले किलर्स का है। इस वीडियो में किलर्स डायरेक्ट रूपा को चैलेंज कर रहे होते हैं कि अगर तुम हमें पकड़ सकती हो तो पकड़ कर दिखाओ, क्योंकि दोस्तों आज तक रूपा ने जो भी केस अपने हाथों में लिया उसे पूरी तरह से सॉल्व करके दिखाया। तो एक तरफ से इसीलिए वो किलर उसको चैलेंज दे रहे हैं कि तुम इतनी सक्सेसफुल हो तो हमें पकड़ के दिखाओ। तो रूपा रुद्रा से कहती है इस केस को हल करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी, अगर हो सके तो प्लीज मेरे साथ चलो, मैंने ऑलरेडी पैकिंग कर ली है। यहाँ रूपा दोस्तों उसी आइलैंड पे चलने की बात कर रही है जहाँ पर ये मर्डर्स हो रहे हैं। पहले तो रुद्रा कहता है कि मैंने अब नौकरी छोड़ दी है, मगर रूपा के जोर देने पर वो उसके साथ चलने के लिए हो जाता है तैयार। दूसरी तरफ हम मित्रा को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ जनार्दन के पास पहुंच जाता है। मित्रा की टीम में धर्मा और शंकर नाम के दो लोग होते हैं। ये दोनों मित्रा के साथ रहकर उसकी लाश पानी से निकालने में मदद करते हैं। अब इसमें से धर्मा तो मित्रा का दोस्त है और जो शंकर है वो थोड़ा बुजुर्ग आदमी है, जो कि अक्सर मित्रा से सवाल करता रहता है कि हम कब तक यही काम करते रहेंगे, तुम भी ना मित्रा जो काम करते हो उसमें पकड़े जाने का डर रहता है। तो मित्रा कहता है कि हम गलत काम खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी में करते हैं, इस सिस्टम ने हमें ये करने पे मजबूर कर दिया है। मित्रा इतना कहने के साथ पानी में छलांग लगा देता है। वो कई बार बाहर निकलता है और कई बार पानी के अंदर जाता है। इसके बाद उसे आखिरकार बॉडी मिल जाती है दोस्तों, जिसे धर्मा और शंकर मिलकर बाहर निकालते हैं। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम अद्वैता नाम के एक अनाथ आश्रम को देखते हैं। इस आश्रम को अद्वैता नाम का एक भला आदमी चलाता था। वो सभी बच्चों को बहुत ही बढ़िया प्यार करता था, मतलब खासकर कि विश्वा को। विश्वा अपने दोस्त से एक चिट्ठी लिखवाता है किसी लक्ष्मी नाम की लेडी के लिए। एक्चुअली विश्वा लक्ष्मी को पसंद करता है दोस्तों, मगर क्या है कि वो अपने दिल की बात नहीं कह पाता। विश्वा का इस आश्रम में अर्जुन नाम का एक और दोस्त होता है जो कि पढ़ाई में काफी अच्छा है, और लक्ष्मी जो है वो अर्जुन की ही क्लासमेट है। और दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको विश्वा के दूसरे दोस्त का नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो जरूरी नहीं है। तो ये तीन लोग हो गए, अर्जुन, विश्वा और विश्वा का एक बेस्ट फ्रेंड। इसके साथ ही इन तीनों की दोस्ती प्रभा नाम की लड़की से भी थी, जो कि अपने पिता की चाय की दुकान को देख रेख करती थी। वो भी इनकी दोस्त थी। विश्वा एक रोज गार्डन से अक्सर गुलाब चोरी करके लक्ष्मी के लिए लेकर जाता, मगर फिर भी वो अपने दिल की बात उसे नहीं बोल पाता। चलिए वापस आ जाते हैं सीरियल किलर पे, जहां हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में रूपा की एंट्री होती है, जो जनार्दन से इस केस की डिटेल्स लेती है। तो जनार्दन रूपा से पूछता है आपके साथ सर भी आए हैं क्या? रूपा कहती है हाँ गाड़ी में है। इसी बीच रूपा के लिए एक और वीडियो किलर की तरफ से एक एक्सक्लूसिव न्यूज चैनल पे आ जाता है, जिसमें वो रूपा को खुला चैलेंज करते हुए उसे वेलकम करता है और साथ ही वो एक और शख्स को इस वीडियो में मार गिराता है। अब रूपा जानती थी कि उसे अब बॉडी नदी में ही मिलेगी, तो रूपा कहती है कि ये किलर जो भी है बहुत ही होशियार है, वो लोगों को मारता कहीं और है
और बॉडी को रात में पानी में फेंक देता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि हमें लाश को बाहर निकालने में टाइम लगेगा और इससे सबूत भी मिट जाएगा, साथ ही पोस्टमार्टम वगैरह में भी समय लगेगा। ये कोई साधारण किलर नहीं है, इसका मकसद कुछ और ही है। तो रूपा से जनार्दन बताता है कि हमें बॉडी मिल गई है, वैसे तो कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन हमें दोनों की लाश के पास किसी तरह का सड़ा पेपर मिला है। इसे काफी अच्छी तरह कवर किया गया था, जैसे कि मानो किलर खुद हमें इस पेपर के जरिए कुछ बताना चाहता हो। अब ये पेपर ब्लैंक था तो रूपा को कुछ समझ में नहीं आता। हालांकि इस पेपर पर किसी के फिंगरप्रिंट मिलते हैं दोस्तों, जो कि अभी साफ नहीं है, मगर उसे रिकवर करने की कोशिश जारी है वैसे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस दूसरी बॉडी को भी मित्रा ने ही पानी से बाहर निकाला था। तो अब स्टोरी जाती है दोस्तों अनाथ आश्रम की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि विश्वा के साथ अद्वैता का बॉन्ड बाप बेटे की तरह है। वो विश्वा को अपने बेटे की तरह मानता है। रही बात अद्वैता के बेटे की, तो वो इसी वजह से विश्वा से नफरत करता है, क्योंकि उससे अद्वैता हमेशा कहता था कि तुम विश्वा के साथ भाई की तरह व्यवहार करो, जो कि अद्वैता के बेटे को नहीं पसंद था। आगे हमें अद्वैता के बेटे रमेश को दिखाया जाता है, जो कि अपने दोस्तों के साथ छोटी मोटी चोरियां करता फिरता है। वो अपने पिता से बिल्कुल उल्टा था दोस्तों। इधर सीरियल किलर वाली साइड में दिखाते हैं तो रूपा को पता चलता है कि एक फिंगरप्रिंट पुलिस के क्रिमिनल रिकॉर्ड से मैच कर गया, और ये जो मैच हुआ था ये किसी वेजरा नाम के क्रिमिनल का होता है, जिसके ऊपर ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग जैसे कई केसेस हैं, और वो इस वक्त जेल में है। तो जनार्दन तुरंत जेलर को कॉल करके वेजरा के बारे में पूछता है, जो जनार्दन को बताता है कि वेजरा तो 2 हफ्ते पहले ही बाहर आ चुका था, उसके लिए तो जेल में आना और यहाँ से जाना उसकी मर्जी से होता है। वेजरा के पॉलिटिकल कनेक्शंस बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों। तो रूपा तुरंत वेजरा के फोन को ट्रैक करने के लिए बोलती है। तब इनको पता चलता है कि वेजरा के पास 5 सिम कार्ड्स थे और वो सभी इनएक्टिव हैं इस वक्त। इसी बीच जनार्दन को वेजरा के बारे में एक लीड मिलती है कि वेजरा ने मित्रा और उसके दोस्त धर्मा पे जानलेवा हमला किया था। असल में दोस्तों हुआ यह था कि गांव के एक गरीब बुजुर्ग ने पैसे की वजह से अपनी ही बेटी वेजरा के हाथों बेच दी थी। ये बात जब उसने घर में आकर अपनी पत्नी से बताई तो उसकी पत्नी ने पहले अपने पति को बहुत कोसा, और अब बात यहाँ पे वेजरा की थी। तो उसे पता था कि वेजरा यहाँ अपने आदमियों के साथ उसकी बेटी को लेने के लिए जरूर आएगा। वो वापस पैसे देने पर भी नहीं मानेगा, क्योंकि उसके लिए ऐसा है कि डील हो गई तो हो गई। इसीलिए जो उस लड़की की माँ है दोस्तों, वो मदद के लिए धर्मा और मित्रा को बुलाती है। इसी दौरान जब वेजरा के लोग आए तो उन्होंने पहले पिता को काफी मारा, मतलब जिस लड़की को वेजरा ने खरीदा था उसके पिता को। अब उसके माँ बाप ने लड़की को तो भगा दिया था, तो घर में लड़की मिलती नहीं वेजरा के लोगों को। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मित्रा अब जाकर बड़ी ही बेरहमी से वेजरा के सारे आदमियों को काट डालता है। लड़की का पिता जब पिट रहा था तो मित्रा चुपचाप बैठा था, क्योंकि गलती उस लड़की के पिता की थी। उसने अपनी बेटी का सौदा किया था, मगर जब उन्होंने लड़की की माँ और धर्मा पर हाथ उठाया तो मित्रा ने सभी को बहुत बुरी तरह मार दिया दोस्तों। पर अभी वेजरा का आना बाकी था। वो आते ही पीछे से मित्रा के सर पे वार कर देता है, जिसके बाद मित्रा वापस से खड़ा होकर वेजरा को ही मार गिराता है। बस अब जनार्दन जल्दी से पुलिस फोर्स के साथ वेजरा की बॉडी जाकर रिकवर करता है, जिसके बाद मित्रा को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये जो मर्डर्स हो रहे हैं उन्हें मित्रा ही कर रहा है। हालांकि उनके पास मित्रा के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। तो मित्रा यहाँ रूपा से कहता है, अगर मैं खूनी होता तो आप मुझे इतनी आसानी से कभी पकड़ नहीं पाती। हाँ दोस्तों, इसके बाद तो रूपा यही नहीं रुकती, वो मित्रा को काफी ज्यादा 3rd डिग्री टॉर्चर करवाती है। यहाँ पे हमें मित्रा के बारे में और डिटेल्स जानने को मिलती है कि मित्रा पोर्ट से कुछ गैर कानूनी काम करता है, मगर पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। साथ ही मित्रा अपने दोस्त धर्मा के साथ शंकर नाम के आदमी के गराज में रहता है। ये तीनों मिलकर पुलिस के लिए पैसों के बदले पानी से बॉडी बाहर निकालने का काम भी करते हैं। तो फॉरेंसिक से रूपा को ये पता चलता है कि जिन 3 लोगों को मारा गया है उन्हें मारने से पहले काफी तड़पाया गया है। साथ ही उनकी मौत के बाद उनके सर पर एक खास तरह की गन से गोली मारी गई है, जिससे कि जानवरों का शिकार होता है। वैसे इस गन में 5 गोलियां ही एक बार आती हैं। 3 में से 2 को मारने का पैटर्न सेम है, बस इसमें से वेजरा को ही जल्दबाजी में मारा गया है। बस यही गोली ही है जो वेजरा के मर्डर को बाकी दोनों मर्डर्स के साथ जोड़ रही है। मित्रा रूपा से कहता है कि मैम आपको लगता है इन सब में मेरा हाथ है, लेकिन आप नहीं जानती अभी जो हो रहा है उसकी जड़ बहुत गहरी है। अगर आपको सच जानना है और ये पता करना है कि असली गुनहगार कौन है तो इसकी जड़ तक जाइए। रूपा यहाँ शायद मित्रा को समझ गई थी, मतलब वो क्या कहना चाह रहा है समझ गई थी। रात में मित्रा को खाना देने के लिए एक चाय की दुकान में काम करने वाला लड़का लॉकअप में आता है। असल में इस बच्चे को मित्रा आइसक्रीम देता था। अब आ जाइए दोस्तों वापस से अनाथ आश्रम की तरफ, जहाँ एक दिन क्रिकेट खेलते वक्त विश्वा की रमेश से लड़ाई हो जाती है, और इस लड़ाई को रमेश ने ही जानबूझ के शुरू किया था। पहले तो विश्वा और उसके दोस्त रमेश से बस ऐसे बात करते हैं, मतलब मुंह बोली, मगर इस बीच रमेश जब लक्ष्मी के बारे में उल्टा सीधा बोलता है तो विश्वा को उस पर बड़ा गुस्सा आता है और वो रमेश को अच्छे से पीट देता है दोस्तों। लेकिन फिर यहाँ पे विश्वा के दोस्तों को भी रमेश के दोस्त बुरी तरह मारते हैं। इस लड़ाई की खबर जब अद्वैता को लगती है तो वो अपने बेटे के साथ इन सभी को बहुत डांटता है। विश्वा को यहाँ पे अपनी गलती का एहसास होता है और वो अद्वैता से
ऐसा करने के लिए माफी मांगता है। यहाँ द्वैता रमेश और विश्वा से कहता है कि तुम दोनों क्या भाइयों की तरह नहीं रह सकते हैं? क्यों लड़ते रहते हो? अब यहाँ पे दोस्तों विश्वा के मन में तो कोई मलाल नहीं था, पर रमेश अभी भी नफरत दिल में रखा हुआ था विश्वा के लिए। वो अंदर ही अंदर सोचता था कि जो आज हुआ उसका बदला मैं विश्वा से जरूर लेकर रहूंगा। वहीं इस तरफ रूपा से मिलने के लिए शंकर आ जाता है, जो कि रूपा को एक सबूत देता है, जो कि उसे कहाँ लाश के पास मिला था। वो इससे पहले ये भी कहता है कि मित्रा के खिलाफ FIR करो, और ये जो भी सबूत है इसका हमें बाद में पता चलेगा, और ये FIR का क्या मामला है ये भी बाद में पता चलेगा। लेकिन सभी को अब लगने लग जाता है कि ये केस सॉल्व हो चुका, इसमें कुछ भी नहीं बचा। तभी इस केस में आता है नया मोड़। जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी रूपा, उसकी ही अचानक से एक दिन मौत हो जाती है दोस्तों। किसी ने रूपा को ही जान से मार दिया है और उसकी लाश को किलर की तरह पानी में फेंक दिया गया था। मतलब जैसे किलर करता था सेम वैसा ही। अब अगर एक और खून हो गया, वो भी इस सीरियल किलर के पैटर्न से, तो ये साफ था कि ये खून मित्रा तो नहीं कर रहा, इसीलिए उसको छोड़ दिया जाता है। अब इस खबर से सभी डरे हुए थे। बाकी रुद्रा भी अपनी पत्नी की मौत के गम में नशे में पूरी तरह डूब जाता है। इधर मित्रा जब जेल से बाहर निकल के आता है तो वो अपने दोस्त धर्मा, शंकर और बाकी और दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि हम सभी मिलकर अब एक हाथ मारेंगे, बड़ा हाथ। उस पुलिस वाली की मौत ने मुझे बचा तो लिया, लेकिन अब हम सच में बहुत बड़ा हाथ मारने वाले हैं। अच्छा मौका है, हम सभी करेंगे एक बहुत बड़ी चोरी, जिससे हमारी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। हमें उसके बाद फिर इस तरह के काम नहीं करने पड़ेंगे और मस्त जिएंगे फिर हम। दोस्तों यहाँ मित्रा बताता है कि पास ही में एक अनाथ आश्रम है, जिसके नाम पर एक नेता ने ट्रस्ट के नाम से करीब 9 करोड़ रुपए जमा किए हैं। ये पूरा ब्लैक मनी है और हम इसी पैसे को लूटेंगे। ये पैसा आश्रम से कल के दिन एक कार में आश्रम से पार्टी ऑफिस तक ले जाया जाएगा। तब उसके बीच में ही हमें इस गाड़ी को रोककर लूटपाट करनी होगी। मीडिया की नजरों में इन लोगों का काला धन ना आ जाए, इसीलिए इन पैसों को बिना किसी सिक्योरिटी के आराम से ले जाया जाएगा। और मित्रा का ये प्लान सुनकर सभी बड़े खुश होते हैं। इधर दोस्तों रुद्रा से रूपा के सीनियर ऑफिसर मिलने आते हैं। वो रुद्रा से कहते हैं कि देखो, हमने रूपा का केस CID को देने का फैसला किया है, लेकिन रुद्रा इस केस को अनऑफिशियली खुद इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा था, क्योंकि मामला अब उसकी बीवी की मौत का है। पहले तो वो लोग नहीं मानते, मगर फिर बाद में रुद्रा की बात माननी पड़ जाती है उनको, और वो रुद्रा को अनऑफिशियली इस केस को इन्वेस्टिगेट करने की इजाजत दे देते हैं, जिसमें जनार्दन उसका साथ देगा। और वही नहीं, इनकी टीम में वो ऑफिसर एक पुलिस इन्फॉर्मर, जो कि यहाँ एक लोकल प्राइवेट डिटेक्टिव भी है, उसे भी शामिल कर लेते हैं। अब इस शख्स को हम डिटेक्टिव ही बोलेंगे, ओके। तो डिटेक्टिव जनार्दन और रुद्रा इस पूरे केस को फिर से स्टडी करते हैं। जनार्दन रुद्रा को वो ब्लैंक पेपर्स दिखाता है, जो कि उन्हें हर लाश से मिले थे। उन पेपर्स में कुछ भी नहीं था, पर तभी अचानक से उनमें से एक पेपर पर शराब गिर जाती है और उसमें कुछ लिखा हुआ दिखने लग जाता है। रुद्रा बाकी के पेपर्स पर भी शराब डालता है, तो उसमें भी कुछ लिखा हुआ मिलता है। अब ये जो भी लिखा था वो शॉर्ट हैंड टाइपिंग में लिखा था, जिसे रुद्रा किसी स्टेनोग्राफर से डिकोड कराने के लिए कहता है। यहाँ डिटेक्टिव कहता है कि रुद्रा सर, ये किलर लोगों को मारने के बाद उनके माथे के बीच गोली क्यों मारता है? और ये जो गोली है वो एक तरह के खास गन से मारी गई है, जिससे जानवरों का शिकार होता है, क्योंकि उसमें 5 खाने होते हैं, मतलब 5 गोली लग सकती है। तो जाहिर है कातिल इन सब चीजों से कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे गन में 5 गोली होने का मतलब है कि शायद वो 5 लोगों को मारे। अब इन कागजों पर जो भी लिखा था दोस्तों, वो सब एक किताब की लाइन थी, मगर ये किताब कभी पब्लिश हुई नहीं। तो रुद्रा उस राइटर से मिलने के लिए जाता है। क्या पता ये मर्डर्स वही कर रहा हो, क्योंकि इस किताब की कहानी के अनुसार किलर बिल्कुल इस बुक में बताए गए तरीके से लोगों को टॉर्चर करता है और उन्हें मारता है। इस बीच मित्रा उन पैसों को लूट लेता है और साथ में उसने किसी को किडनैप भी कर लिया है। दोस्तों मित्रा उस शख्स के पिता को कॉल करके कहता है कि तुम्हारा बेटा मेरे पास है, मेरी बताई जगह पे मुझे पैसे भिजवा दो, नहीं तो तुम्हारा बेटा गया काम से। इतना कहकर मित्रा कॉल कर देता है। अब मित्रा ने किसे और क्यों किडनैप किया था ये हमें आगे पता चलेगा। बाकी बात करें रुद्रा की, तो वो डिटेक्टिव के साथ उस राइटर से मिलने जाता है। रुद्रा उस राइटर से कहता है कि आपकी लिखी किताब के कुछ शब्द हमें मिले हैं और साथ ही हमें पता लगा है कि ये किताब आपने लिखी मगर पब्लिश नहीं हुई। तो राइटर कहता है कि इस किताब को लिखे हुए मुझे 10 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। इस किताब को लेकर मैं जेल के फंक्शन में गया था जहां मुझे इनवाइट किया गया था। उस दिन गलती से ये किताब मैं वहीं छोड़ आया। एक वो दिन और एक आज का दिन जब मैंने इस किताब के बारे में सुना। सच कह रहा हूँ। तो रुद्रा यहाँ राइटर पे इल्जाम लगाता है कि आप ही तो कहीं ये सब अपनी किताब के अनुसार तो नहीं कर रहे, ताकि आपको लाइमलाइट मिल जाए और आपकी किताब चल जाए। तो इस पर वो राइटर अपनी आंखों का चश्मा निकालते हुए कहता है कि मैंने जिंदगी में कभी लाइट नहीं देखी, तो भला मैं लाइमलाइट में कैसे आऊंगा बेटा। दोस्तों ये राइटर अंधा था, पर वो अपनी कहानी स्टेनोग्राफर को डिक्टेट करके शॉर्ट हैंड में लिखवाता था। मतलब इस तरह रुद्रा के हाथ यहाँ पे कुछ नहीं लगता। तो रुद्रा जब एक ढाबे में बैठा होता है ना, तो न्यूज में उसकी न्यूज चल रही होती है। उस न्यूज में रुद्रा को ही उसकी पत्नी की मौत का जिम्मेदार बताया जा रहा होता है। रुद्रा इस न्यूज को देख डिटेक्टिव और जनार्दन से पता करने के लिए बोलता है कि ये पता करो
इस किलर की वीडियो सबसे पहले किस चैनल पे दी गई थी। तो इनको एक छोटे से चैनल के बारे में पता चलता है। उस चैनल पे इस किलर का एक वीडियो एक्सक्लूसिवली कवर किया गया था। तो रुद्रा उस न्यूज रिपोर्टर से मिलने जाता है, जो कि रुद्रा के पूछने पर यह बताती है कि हमारा चैनल बहुत छोटा था, मगर तभी मेरे पास एक प्राइवेट नंबर से फोन आया, जिसे जब मैंने उठाया तो सामने जो भी था वो कह रहा था कि एक धमाकेदार खबर है, क्या इस खबर के बदले आप मुझे 10 लाख दोगी। अब रिपोर्टर को लगा कि कोई मजाक कर रहा है, तो उसने फोन काट दिया। जिसके बाद रिपोर्टर के मेल पर एक लाइव स्ट्रीम का लिंक आया, जिस पर जब रिपोर्टर ने क्लिक किया तो उसमें यही किलर किसी को टॉर्चर कर रहा था। फिर क्या था, रिपोर्टर ने उस किलर को 10 लाख दे दिए। किलर ने ये पैसे एक चैरिटी ट्रस्ट के अकाउंट में जमा करवाए। बाकी इस न्यूज से इनको 10 लाख से कई ज्यादा का प्रॉफिट हुआ दोस्तों, इन चैनल वालों को। इस बीच एक और वीडियो सबके सामने आता है किलर का। अब उसने अपना अगला शिकार पकड़ लिया था। इस मास्क पहने हुए चेहरे में ये कौन है, अब सभी को जानना था। और पुलिस को इस दौरान अपने सोर्स से उस किलर के अड्डे का पता चल जाता है, मगर वहां जाने पर रुद्रा और बाकी सभी को कुछ मिलता नहीं। अब किलर ने पैसे जिस ट्रस्ट के अकाउंट में लिए थे वो अनाथ आश्रम का ट्रस्ट है। तो यहाँ सारा शक किडनैप हुए नेता के बेटे पर जाता है। अब दोस्तों आपको याद होगा कि इसी नेता के बेटे को मित्रा ने किडनैप किया हुआ है, मगर उसकी किडनैपिंग की खबर अभी पब्लिक नहीं हुई है, बस सबको ये पता था कि वो मिसिंग है। तो रुद्रा को यहाँ पे लगता है कि शायद ये हत्याएं वही नेता का बेटा कर रहा है, और पकड़े जाने के डर से उसने अपने आप को मिसिंग होने की अफवाह फैला दी। यहाँ रुद्रा को भी लग रहा था कि उसने सब कुछ सॉल्व कर दिया। इसी के साथ कहानी अनाथ आश्रम की तरफ जाती है, जहाँ पर अचानक से सब कुछ बदल चुका था। जो अद्वैता बच्चों से काफी नरमी से पेश आता था, वो अब विश्वा और बाकी बच्चों के सामने शराब पीने लग जाता है। उसका नेचर पूरी तरह से चेंज हो जाता है। अद्वैता खुद अपने हाथों से विश्वा और उसके जैसे बाकी टीनेजर्स के हाथों में बंदूक देता है, ताकि वो अद्वैता के बताए हुए गलत काम कर सके। यहाँ इन बच्चों के हाथों में कलम की जगह गन थमाकर इनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी थी। और अब ये सब क्यों हुआ, ये साफ होने वाला है दोस्तों। अगले सीन में हम रुद्रा को देखते हैं, जो कि जब कहीं जा रहा होता है तब मित्रा उससे लिफ्ट मांगता है। वो रुद्रा से कहता है कि सर आप अगर शहर तक जा रहे हैं तो मुझे भी छोड़ दीजिए प्लीज, मेरी बाइक खराब हो गई है। रुद्रा उसको लिफ्ट दे देता है। तो मित्रा गाड़ी में बैठते ही रुद्रा से सीरियल किलिंग के बारे में सवाल करता है कि आप लोग उस किलर को पकड़ पाए क्या अभी तक। यहाँ रुद्रा को बड़ी हैरानी होती है कि भला इस मित्रा को कैसे पता कि मैं अनऑफिशियली इस केस पे काम कर रहा हूँ। तो मित्रा यहाँ रुद्रा से कहता है कि सर मुझे पता है कि आप पर काफी प्रेशर है और आपको लग रहा है कि इस पॉलिटिशियन का बेटा असली कातिल है ना, तो आप बिल्कुल गलत हो। कहीं ना कहीं आपको भी पता है कातिल कोई और है। आप बस इस केस का ध्यान पब्लिक के दिमाग से हटाना चाहते हो, इसीलिए आप चुपचाप उन रिकॉर्ड्स को खंगाल रहे हो जो कि जेल में 6 महीने पहले जल गए थे। कोई नहीं, अगर हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा कर दें कि पब्लिक का ध्यान इस केस से उतरकर उस चीज पर चला जाए, तो आप आराम से अपना काम कर सकते हो। क्योंकि आपको भी पता है कि बात इतनी सिंपल नहीं है। इस केस की तार उस अनाथ आश्रम और उसके ट्रस्टीज से जुड़े हुए हैं, जिसमें आपका भी नाम है ना। आप जैसे पॉलिटिशियंस की वजह से ही तो देश आगे नहीं बढ़ रहा। जो आप नेताओं के तलवे चाटते हो ना, लेकिन मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मैंने आपके लिए उस पॉलिटिशियन के बेटे को किडनैप कर लिया है और उसे मौत के घाट भी उतार दिया। तभी रुद्रा को डिटेक्टिव का फोन आता है, जो कि बताता है कि मुझे अभी पता चला कि रूपा मित्रा नाम के बंदे के खिलाफ FIR करने वाली थी। हमने इस छोटी सी बात पे ध्यान नहीं दिया। हर जगह से शक मित्रा पर ही जा रहा है। पता चला है कि उसने MLA अद्वैता के बेटे को किडनैप किया। असली किलर वही मित्रा ही है, जिसे रूपा ने पकड़ भी लिया था, मगर उनकी मौत के बाद उसे छोड़ दिया गया था, मित्रा को मतलब। और ये सुनते ही रुद्रा के होश उड़ जाते हैं दोस्तों कि ये क्या कह रहा है। यहाँ पे रिवील होता है कि रूपा को जो सबूत शंकर ने लाकर दिया था वो असल में एक लॉकेट था, जिसको देखकर रूपा उस समय एकदम से दंग रह गई। उसने इस लॉकेट के बारे में जब रुद्रा से पूछा तो वो नशे में था। रुद्रा ने नशे में होने के कारण रूपा की ही जान ले ली। ये लॉकेट असल में सालों पहले रूपा ने रुद्रा को गिफ्ट किया था। अब नशे में रुद्रा ने रूपा को मार तो दिया, तो उसी ने रूपा की लाश को वैसे ही पानी में डाल दिया ताकि किसी को उस पे शक ना हो। अब यहाँ पे मित्रा का प्लान दोस्तों ये था कि रूपा के जरिए वो सभी को एक्सपोज करेगी, मगर रूपा की मौत के बाद उसका ये प्लान फेल हो गया। मगर उसको आजाद कर दिया गया। तो उसके बाद मित्रा ने एक नया प्लान बनाया। ये जो भी मौतें हो रही थी इनके पीछे मित्रा ही था। बाकी रूपा को तो रुद्रा ने मारा था, पर अभी भी रुद्रा को सारे जवाब नहीं मिले थे। इस पर मित्रा कहता है कि जिस काली दुनिया में आप पहले थे उसी जगह पे आपको आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। इतना कहकर मित्रा चला जाता है। अब मित्रा के पास गन थी तो रुद्रा उसका कुछ कर नहीं पाता। मित्रा के जाने के बाद रुद्रा को अपनी गाड़ी में अद्वैता के बेटे की लाश मिलती है, जिसको देखकर उसकी हालत खराब। मित्रा ने उसे मार दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर ये तो क्लियर हो जाता है कि जो आश्रम वाली स्टोरी चल रही थी वो इस टाइमलाइन से कनेक्टेड है, क्योंकि अद्वैता का बेटा रमेश अब बड़ा हो चुका था और अद्वैता MLA बन चुका था। साथ ही उसके बेटे को मित्रा ने मार भी दिया था। पर यह सब शुरू कहां से और कैसे हुआ ये जानने के लिए आ जाइए पास्ट में, जहां आश्रम में अद्वैता ने अपने ही हाथों से विश्वा के हाथों में गन थमाई थी। विश्वा जब अद्वैता से सवाल करता है कि आप तो चाहते थे कि हम पढ़ लिख कर आगे बढ़े, पर अब ये क्या है, तो अद्वैता जवाब देता है कि मैंने ये आश्रम बनाया, मगर अब इस आश्रम पर कुछ ट्रस्टीज की नजर पड़ गई है।
मैं कोर्ट की तारीखों पर जाकर परेशान हो चुका हूँ। वो इस आश्रम को हासिल करके इसको अपनी काली कमाई का जरिया बनाना चाहते हैं, पर अब और नहीं। तुम लोग मेरे साथ हो ना, तुम्हारे लिए इन सभी को मैं खत्म कर दूंगा। बस फिर क्या था, अद्वैता के कहते ही विश्वा और उसके दोस्त दिन दहाड़े एक ट्रस्टी को गोली मार देते हैं, जिसके बाद उन दोनों को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया था। पर ये माइनर लड़के थे, मतलब 18 साल से कम के थे, तो कुछ सालों के बाद इनको वापस छोड़ दिया जाता है। अब जब विश्वा बाहर आया तो एक रात उसने देखा कि रमेश कुछ लोगों के साथ लक्ष्मी का पीछा कर रहा है। यहाँ विश्वा और अर्जुन ने लक्ष्मी को बचाया और एक जगह छिप गए। अब रमेश लक्ष्मी के पीछे क्यों पड़ा, इस बारे में पूछने पर लक्ष्मी बताती कि मैंने अद्वैता को किसी से बात करते हुए देखा और सुना। असल में एक पॉलिटिशियन अद्वैता से मिलने आया था। अद्वैता का प्लान यह था कि वो पॉलिटिक्स में खुद आ जाए। अब कई ट्रस्टीज वगैरह ऐसा नहीं होने देते, तो अद्वैता ने अपने आश्रम के लड़कों के हाथों में गन देकर उनसे इन सभी का खून करवाया, जैसे कि उसने विश्वास से उस ट्रस्टी का खून करवाया था, ताकि उसके रास्ते के पत्थर भी हट जाते और उसका नाम भी कभी इन सब में आता नहीं। ये लड़के माइनर थे तो ये कुछ सालों के बाद छूट जाते। बाकी जो भी लड़के 18 साल के होते उन्हें अद्वैता मार दिया करता। बाकी रही लड़कियों की बात तो उन्हें वो बेच दिया करता। इतना गंदा था दोस्तों ये अद्वैता, और वेजरा की मदद से ही वो लड़कियों का धंधा करता था। दोस्तों वही वेजरा जिसकी जान मित्रा ने ली थी। यानी कि अद्वैता अपने फायदे के लिए इस अनाथ आश्रम का बढ़िया इस्तेमाल कर रहा था, और अद्वैता ने इस बिजनेसमैन को ये सब बताकर उसकी भी जान ले ली थी। जो सब कुछ छिपकर किसने देखी, लक्ष्मी ने। और यहाँ पर जाकर क्लियर होता है कि लक्ष्मी भी अनाथ थी दोस्तों, बस वो अनाथ आश्रम की लड़कियों वाली विंग में रहती थी। अब लक्ष्मी की आवाज सुनकर अद्वैता ने तुरंत रुद्रा को आवाज दी कि इस लक्ष्मी को मार दो। जी हाँ दोस्तों, रुद्रा एक करप्ट पुलिस ऑफिसर था जिसने अद्वैता के हर काले कारनामे में उसके साथ दिया था। वो भी इस आश्रम और ट्रस्टी वाले स्कैम का हिस्सा था। रुद्रा ने लक्ष्मी को रोकने की कोशिश की, मगर वो भागने में कामयाब हो गई। लक्ष्मी की भागने में मदद इस आश्रम की लेडी केयरटेकर ने की थी। बस इसके बाद लक्ष्मी पर रमेश और उसके दोस्तों की नजर पड़ी, जिन्हें अद्वैता ने कहा था कि लक्ष्मी को देखते उसे मार दे। तो यही कारण था कि ये लोग लक्ष्मी के पीछे पड़े हुए थे। तो आ जाइए दोस्तों वापस, जब लक्ष्मी ये बातें बता रही थी किसको, विश्वा और अर्जुन को, तो विश्वा अब लक्ष्मी, अर्जुन और अपने जिगरी दोस्त के साथ बोट में छिपा होता है। तभी इन पर होता है हमला, जिसमें विश्वा तो हो जाता है बेहोश, पर जब वो जाग कर देखता है तो अर्जुन मर चुका होता है। बाकी उसका एक और दोस्त वहाँ पे बेहोश है। और रही बात लक्ष्मी की, तो उसको भी रमेश ने मार दिया था, और लक्ष्मी के साथ रमेश के दोस्तों ने गलत काम भी किया दोस्तों। बाकी अद्वैता और रुद्रा ने मिलकर विश्वा और उसके दोस्तों को बिजनेसमैन और लक्ष्मी के खून के जुर्म में अरेस्ट कर लिया। यहाँ बेचारे अर्जुन को भी रमेश ने मार दिया था। और अब आ जाते हैं प्रेजेंट टाइमलाइन में। जब मित्रा ने अद्वैता के बेटे को किडनैप किया तो वो एक रात अपने दोस्त धर्मा के साथ बैठता है। धर्मा से मित्रा कह रहा होता है कि बस एक आखिरी काम बचा है, उसके बाद हमारी जिंदगी सुधर जाएगी। धर्मा भी मित्रा से आज बैठकर बातें करता है। वो कहता है कि भाई, तुमने बचपन से ही मेरा साथ निभाया, मेरा ख्याल एक बाप की तरह रखा, तेरा जैसा भाई मुझे इस जन्म में नहीं मिलेगा। और धर्मा की इस बात से क्लियर हो जाता है कि विश्वा ही असल में मित्रा है दोस्तों। उसका पूरा नाम है विश्वामित्रा, और जो विश्वा का जिगरी दोस्त था जिसका नाम मैंने आपको नहीं बताया था, वो धर्मा ही था। तो अब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। धर्मा यहाँ मित्रा को घर चलने के लिए कहता है, मगर मित्रा बोलता है कि तुम चलो, मैं आता हूँ। और जब धर्मा घर की तरफ जा रहा होता है तो उस पर कुछ लोग हमला करने आ जाते हैं, उसे जान से मार डालते हैं। और जो धर्मा को मारने आया था उसे धर्मा मार सकता था, मगर वो उन लोगों को जाने देता है, क्योंकि वो असल में वही अद्वैता के अनाथ आश्रम के लड़के थे। आज भी अद्वैता इन्हीं से अपने सारे काम करवाता है, बताओ। और वो आज भी इन मासूम बच्चों के हाथ में गन देकर उनका भविष्य बेकार कर रहा है। उसने ये पता लगा लिया था कि उसके बेटे को मित्रा लोगों ने ही किडनैप किया, तो इसीलिए उसने इन लोगों को खत्म करने के लिए अपने लड़के भेजे। धर्मा नहीं चाहता था कि ये लड़के भी उन्हीं की तरह बने, इसलिए उसने इनको छोड़ दिया। धर्मा ने फिर आखिरी सांस मित्रा की गोद में ली दोस्तों। धर्मा को खोकर मित्रा बहुत दुखी होता है। दूसरी तरफ दोस्तों, रुद्रा को पता चलता है कि 6 महीने पहले रिकॉर्ड्स के जल जाने की वजह से पुलिस को पता नहीं लग पा रहा था कि उस ब्लाइंड राइटर की अनपब्लिश्ड किताब किसके हाथ लगी थी। मगर जेलर वो रुद्रा को बताता है कि आपको आपके सवालों का जवाब आफ्ताब नाम का एक आदमी दे सकता है। आफ्ताब यहाँ 23 सालों से बंद है। वो एक मुसलमान होने के साथ एक संस्कृत स्कॉलर भी है। उसने सरकार की कुछ नीतियों और कुछ कानूनों के खिलाफ आवाज उठाई थी, इसलिए उसको जेल में डाल दिया गया। इन 23 सालों में उसके लिए कोई भी रिलीज ऑर्डर नहीं आया, तो वो इतने लंबे समय से यहाँ पे है। वो जरूर सच जानता होगा, उसने हर एक कैदी को देखा है। तो अब आफ्ताब रुद्रा को बताता है कि जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो मित्रा ही है। पहले लोग उसको विश्वा के नाम से जानते थे, और जेल से निकलने के बाद लोग उसे मित्रा के नाम से जानते हैं। उसका पूरा नाम विश्वामित्रा है। उसने कहा था एक बार कि भविष्य में कोई तुमसे मेरे नाम के बारे में या मेरे बारे में पूछने के लिए जरूर आएगा, और तुम आ गए। आज वो तुम ही हो जिसके बारे में वो कह रहा था। इसी के साथ सीन होता है शिफ्ट अद्वैता की तरफ, जिसने मित्रा के एक आदमी को पकड़ के रखा हुआ है। वो उससे मित्रा के बारे में पूछता है, मगर वो मित्रा के बारे में कुछ बताता ही नहीं। वो बस इतना कहता है कि हम मित्रा के साथ ही बड़े हुए हैं, हम उसके दोस्त हैं, और शायद आप हमें भूल गए हो, आपके अनाथ आश्रम से ही मैं निकला हूँ। फिर वो अद्वैता को एक कहानी सुनाता है 2 भाइयों की। असल में दोस्तों, अद्वैता दिल का बहुत अच्छा था,
वो अनाथ आश्रम और यहाँ के बच्चों को बहुत प्यार करता था, मगर उसका एक भाई भी था, भैरवा, जो कि उसका एकदम ही अपोजिट था। भैरव अंडरवर्ल्ड के लिए काम करता था। अब पुलिस उसके पीछे लग गई थी, तो भैरव सोचता था कि अगर मैं अपने जुड़वा भाई अद्वैता को मार दूं तो वो तो अनाथ आश्रम चलाता है, उसको मार के उसकी जगह ले लूं तो मैं बच जाऊंगा और हमेशा अद्वैता बनकर रहूंगा। अद्वैता की ऑलरेडी अच्छी छवि है समाज में, तो फिर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। फिर क्या था दोस्तों, उसने अपने ही अद्वैता को मार दिया, यानी अपने भाई को, और सभी को लगा कि भैरव मर गया और खुद उसने अद्वैता की जगह ले ली। बाकी बात रही रमेश की, तो वैसे तो वो भैरव का बेटा नहीं था, मगर वो ठीक उसी की तरह था, तो फिर रमेश को भैरवा ने अपने बेटे की तरह पाला। हालांकि उसे भैरवा की सच्चाई नहीं पता थी रमेश को। तो भैरवा की सच्चाई सामने आते ही वहां पे होती है मित्रा की एंट्री, जो कि अपना 5वां मर्डर करने और ये कहानी खत्म करने के लिए आया हुआ है। भैरव के लिए जो अनाथ आश्रम के लड़के काम करते थे, वो भी अब मित्रा के साथ हो गए थे। उन सभी के हाथ से मित्रा गन लेकर उन्हें पेन थमाता है, ताकि वो पढ़ लिख कर सिस्टम को अंदर से सुधार सके। भैरवा ने तो उनके हाथों में बंदूक देकर उनका भविष्य खराब कर दिया था, और यहाँ मित्रा भैरवा को मारकर उसकी लाश को इस तरह ठिकाने लगाता है कि वो किसी को नहीं मिलती और सभी को लगता है कि भैरव लापता हो गया है। अब जेल में रुद्रा को आफ्ताब से पता चलता है कि जब दूसरी बार भैरवा के फंसाने पर मित्रा और धर्मा को पकड़ा गया, तो वो 18 साल के हो चुके थे। तब वो दोनों इस बार असली जेल में आए थे, और यहाँ पे मित्रा और धर्मा को शुरुआत से काफी कुछ सहना पड़ा। उस वक्त जेल के कैदी आपस में लड़कर एक दूसरे पे पैसे लगाते थे। फिर मित्रा को भी इस लड़ाई में झोंका गया और उसने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। उसने कई फाइट्स जीती। सभी जेल में मित्रा से डरने लगे थे, मगर उसने हथियार उठाने के साथ कलम को भी छुआ। आफ्ताब आगे बताता है कि सर, मैं मित्रा का टीचर हूँ, उसे मैंने ही पढ़ाया, और इस जेल में रहकर भी वो पढ़ने के लिए उत्सुक रहता था। अगर उसके हाथों में बंदूक नहीं थमाई गई होती तो आज उसका भविष्य कुछ और होता। यहाँ पर रुद्रा के पास वापस वही डिटेक्टिव आता है, और वो खुद रुद्रा से रिवील करता है कि इस पूरी कहानी में मैं मित्रा की साइड था, न कि तुम्हारी साइड रुद्रा, क्योंकि मैं भी उस अनाथ आश्रम में मित्रा के साथ ही था। मित्रा ने ये सब कुछ आश्रम के ब्लैक मनी के स्कैम को सामने लाने के लिए किया था, जो कि भैरवा इलेक्शंस में इस्तेमाल करना चाह रहा था। ये पैसा भी मित्रा ने चुरा लिया था और इसे वापस आश्रम को दे दिया। इस आश्रम की एक और केयरटेकर थी, जिन्हें अद्वैता अम्मा कहकर बुलाता था। उन्हें भैरवा का सच पता चल गया था कि जो फिलहाल अद्वैता है वो भैरवा है। अद्वैता तो मर चुका, ये अम्मा को पता चल चुका था, मगर वो इसलिए चुप थी क्योंकि भैरवा ने उनको धमकी दी थी कि अगर किसी को कुछ बताया तो आश्रम के बच्चों को मार डालूंगा। फिर डिटेक्टिव रुद्रा से कहता है कि अगर उस दिन आपने लक्ष्मी की मदद करी होती तो आज वो जिंदा होती, पर आप तो भैरवा के तलवे चाट रहे थे ना उस समय। उसकी सच्चाई तक आपको नहीं पता थी कि वो अद्वैता नहीं है। मित्रा ने उन सभी लोगों को मौत के घाट उतारा जो इस सब के जिम्मेदार थे या इस सिस्टम के पार्ट थे। उसने सबसे ऊपर आपका नाम लिखा था, मगर आपकी बच्ची की मौत के बाद मित्रा को लगा कि आपको आपका फल मिल गया। आप वैसे डिप्रेशन में थे। मित्रा ने चाहा कि वो आपकी पत्नी के जरिए आपका सारा सच सबके सामने लेकर आए कि आप कैसे इन सब के पार्ट हो और आश्रम स्कैम में भी आप शामिल हो, ताकि आपकी पूरी जिंदगी जेल में सड़े। मगर तभी आपने नशे में होने की वजह से अपनी पत्नी को मार दिया। तब सब कुछ बदल गया। जो भी हमने सोचा सब चेंज हो गया। हमने नया प्लान पे काम किया। इतना कहकर डिटेक्टिव चला जाता है, और यहाँ पर जाकर रुद्रा को अपनी गलती का एहसास होता है दोस्तों, कि सच में इन सब की शुरुआत उसकी वजह से हुई थी। उसके लालच ने उसके परिवार को खत्म कर दिया था। यहाँ तो हमें नहीं बताया जाता कि रुद्रा की बच्ची की मौत कैसे हुई, बस एक बार ये जिक्र होता है कि उसकी मौत एक बीमारी की वजह से हुई थी। अब उसे क्या हुआ था इस पे फोकस नहीं किया जाता। खैर, यहाँ रुद्रा पछतावे में खुद को जान ले लेता है दोस्तों, जिसके बाद हमें उस रिपोर्टर को दिखाया जाता है जिसे मित्रा वीडियो भेजा करता था। उस रिपोर्टर से पहली बार मित्रा आमने सामने मिला था, और दोस्तों यहाँ पर मित्रा उस रिपोर्टर को बक बक करने की मशीन कह के बुलाता है। पहले तो रिवील होता है कि ये रिपोर्टर कोई और नहीं बल्कि प्रभा थी, जिसे अभी तक मित्रा ने अपने बारे में नहीं बताया था। प्रभा मित्रा से मिलकर बड़ी खुश होती है। उसने बचपन में ही अपने भाई अर्जुन को खो दिया था, मतलब वो अर्जुन को अपने भाई की तरह मानती थी। मित्रा प्रभा के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए भगवान समान था। उसने आश्रम के पैसे उसे लौटा दिए थे। अब इस आश्रम को वही अम्मा चलाएगी। साथ ही मित्रा ने शंकर की जिंदगी भी बदल दी थी। आश्रम के बच्चों के भविष्य को उजड़ने से मित्रा ने बचा दिया था। यहाँ तक कि जो आफ्ताब था उसे भी मित्रा ने रिहा करवा दिया था, और अब वो आश्रम में टीचर के रूप में है और बच्चों को पढ़ा रहा है। बात करें उस ब्लाइंड राइटर की, तो मित्रा ने उसकी लिखी सभी 143 बुक्स को पब्लिश करवा दिया था। लेकिन अभी भी कोई था जिसका हिसाब मित्रा को पूरा करना था। मित्रा ने बचपन में भैरवा के कहने पे जिस ट्रस्टी की जान ली थी, आज उसका बेटा बड़ा होकर अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए मित्रा तक पहुंच चुका है। मगर अब मित्रा को कोई मलाल नहीं था। वो खुशी खुशी जाकर उसकी गन के सामने खड़ा हो जाता है, और वो मित्रा की जान उसी बंदूक से ले लेता है जो कि कभी बचपन में मित्रा को थमाई गई थी। यहाँ पर इस मूवी की स्टोरी एंड हो जाती है। थोड़ी अजीब और ट्विस्टेड स्टोरी थी दोस्तों। आई होप आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।